हिंद। और आज के इस वीडियो के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 1 से 4 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएसएस के प्रवर्तन की तिथि है, यानी बीएनएसएस के लागू होने की तिथि कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है 1 जुलाई 2024, बी में है 25 दिसंबर 2023, सी में है 8 जुलाई 2024 और डी में है 25 जुलाई 2024। तो दोस्तों बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए ये तीनों ही 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रावधानों को छोड़ करके बीएनएसएस के कुछ प्रावधान को छोड़ करके पूरे देश में ये लागू है, जिसमें से 106 क्लोज 2 बीएनएसएस का अभी भी माननीय न्यायालय की यहाँ विचार में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, बीएनएसएस को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो बीएनएसएस को राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को हो जाती है, बीएनएसएस पर राष्ट्रपति की सहमति। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 को बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस तीनों पर ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीएनएस 2023 विभाजित है। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से आपको सावधि के सत्रांत एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में 37 अध्याय 484 धाराएं, 39 अध्याय 532 धाराएं, 38 अध्याय 535 धाराएं या 39 अध्याय 531 धाराएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 39 अध्याय और 531 धाराएं हैं। दोस्तों बीएनएस में कुल धारा की संख्या 358 है। उसी प्रकार से बीएसए में कुल धारा की संख्या 170 है और बीएनएसएस में कुल धारा की संख्या 531 है। 531 है। इसके बाद इसमें कुल 39 अध्याय में है, जबकि आप बीएनएसएस जब पढ़िएगा तो बीएनएसएस में आपको कुल अध्याय के संख्या जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, 20 अध्याय हैं बीएनएसएस में। बीएसए में कुल अध्याय की संख्या 12 हो जाएंगे। बीएसए में आपको अध्याय के साथ साथ भाग को भी याद रखना है और भाग के संख्या बीएसए में 4 है। तो बीएनएसएस के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीएनएसएस का विस्तार है जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर और ऑप्शन डी में है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर कुछ अपवादों को छोड़कर। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र के कुछ अपवाद जैसे आपको अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 के जो प्रावधान हैं, इनके प्रावधान नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों का पर नहीं है। तो इसका सही आंसर 4 का आंसर सही हो जाएगा डी, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों के छोड़कर संपूर्ण भारत पर, यानी कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक है, ये नहीं कि पूर्ण तरह से वहाँ लागू नहीं है, इसके कुछ अपवाद जैसे हमने आपको बताया कि अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 का जो कुछ भाग हैं वह नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? बीएनएसएस के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। उसके बाद ऑप्शन 2 में है बीएनएसएस के सभी प्रावधान नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, क्योंकि बीएनएसएस के सभी प्रावधान नागालैंड राज्य पर लागू नहीं है, ये गलत है। बीएनएसएस के सिर्फ अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 ही नागालैंड राज्य पर लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य पर भी बीएनएसएस लागू है। तो इसका सही आंसर होगा सी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बीएनएसएस के, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया 6 नंबर में, बीएनएसएस के प्रावधान अध्याय 9, अध्याय 11 और 12 से संबंधित प्रावधानों
के सिवा निम्नलिखित में से किसमें लागू नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो प्रावधान है वह कहाँ लागू नहीं है, नागालैंड राज्य में लागू नहीं है इसके प्रावधान। वहाँ के सरकार यदि चाहेगी तो वह लागू इसको कर सकती है, ये भी उसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जमानत शब्द को बीएनएसएस के किस धारा में परिभाषित किया गया है। जमानत शब्द को बीएनएसएस के किस धारा में परिभाषित किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए में है 2 क्लोज 1 के क में, ऑप्शन बी में है 2 क्लोज 1 के ख में, ऑप्शन सी में है 2 क्लोज 1 के ग में और ऑप्शन डी में है 2 क्लोज 1 के घ में। तो दोस्तों जमानत शब्द को बीएनएसएस के धारा 2 क्लोज 1 के ख में परिभाषित किया गया है और इससे संबंधित हम परिभाषा से संबंधित मेरे चैनल पर पहले से वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसमें उन शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इन सभी के बारे में बहुत ही साधारण भाषा में जिक्र किया गया है। अब देखिए 2 क्लोज 1 के क में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन को परिभाषित किया गया है। 2 क्लोज 1 के ग में जमानतीय अपराध को परिभाषित किया गया है और 2 क्लोज 1 के घ में जमानत पत्र को परिभाषित किया गया है। यानी आप एक कहानी के माध्यम से भी उसको आप इसको बैठा सकते हैं कि शब्द इस इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से कोई व्यक्ति जमानत मांगने के लिए आता है क्योंकि वह क्या किया है, ग में जमानतीय अपराध किया है और घ में उसको जमानत पत्र से जमानत चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसको याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमानत का अर्थ है छोड़ा जाना। ठीक है, कैसे छोड़ा जाना, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, ऑप्शन ए में है, बी में है कि किसी अपराध के घटित होने के संदिग्ध व्यक्ति को, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में है किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी जमानत दिया जाता है किसी अपराध के व्यक्ति को या घटित होने के संदिग्ध व्यक्ति को। आप जैसे ही बीएनएसएस की धारा 170 पढ़िएगा तो उसमें है क्या कि किसी व्यक्ति को जैसे ही ये सूचना प्राप्त होती है तो आप किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं उसकी सूचना पर। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए 170 में गिरफ्तार किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। ये धारा 170 जब बीएनएसएस के धारा 170 पढ़िएगा तो उसमें इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरा, जमानत दी जा सकती है। यहाँ जमान नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर जमानत होगा। जमानत दी जा सकती है अधिकारी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के द्वारा या ऑप्शन डी लोक अभियोजक के द्वारा। अभियोजक नहीं होगा, अभियोजक होगा। ठीक है, लोक अभियोजक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारी के द्वारा भी और न्यायालय के द्वारा भी, यानी दोनों व्यक्ति जमानत दे सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जमानत पत्र बीएनएसएस में परिभाषित है, यानी बीएनएसएस के किस में परिभाषित है। तो ऑप्शन ए में है 2 क्लोज 1 के क में, ऑप्शन बी में है 2 क्लोज 1 के ख में, ऑप्शन डी में है 2 क्लोज 1 के ग में और ऑप्शन सी में है 2 क्लोज 1 के ग में और ऑप्शन डी में है 2 क्लोज 1 के घ में। तो यहाँ पर है जमानत पत्र और हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं कि 2 क्लोज 1 के घ में जमानत पत्र को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंध पत्र को परिभाषित किया गया है। हमारे इस चैनल पर बीएनएस के जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, 1 से 4 तक के अध्याय का जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं मेरे इस चैनल पर। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर या व्यू बढ़ता है तो आदमी बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। और आप लोग को धन्यवाद कि 101 लोगों ने उसको देखा। आप लोग ट्रेनिंग में जो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का ये प्यार है कि उन्होंने देखा इस वीडियो को और कमेंट या फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दिया कि नहीं अच्छा है और आप लगातार इस तरह के वीडियो को बनाइए। तो हम बना रहे हैं और आप लोग से यही अनुरोध होगा कि आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बंध पत्र को परिभाषित किया गया है, किसमें बंध पत्र को परिभाषित किया गया है। 2 क्लोज 1 के च में, 2 क्लोज 1 के छ में, 2 क्लोज 1 के अंग में या 2 क्लोज 1 के ज में। तो दोस्तों बंध पत्र को
टू क्लोज वन के अंग में परिभाषित किया गया है और इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। टू क्लोज वन के 6 में आरोप को परिभाषित किया गया है, टू क्लोज वन के 6 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है और टू क्लोज वन के ज में परिवाद को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध को परिभाषित किया गया है। जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध को किस में परिभाषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा टू क्लोज वन के झ में, बी है टू क्लोज वन के ट में, सी है टू क्लोज वन के ग में, या डी है टू क्लोज वन के ठ में। तो जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध को परिभाषित किया गया है टू क्लोज वन के ग में। अब होता क्या है कि जमानतीय और अजमानतीय अपराध में अंतर भी पूछा जाता है, इसलिए वहाँ भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध में क्या अंतर है। तो इसमें छोटे अपराध जो होते हैं जमानतीय अपराध में आते हैं, जबकि अजमानतीय अपराध में बड़े अपराध या उसमें कह सकते हैं कि 7 साल या उससे अधिक के सजा वाले अपराध अजमानतीय अपराध में आते हैं। ठीक है, और जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध दोनों ही क्या है, संज्ञेय अपराध ही होते हैं, न कि ये संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों किस्म के अपराध हो सकते हैं, जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध। बहुत सारे दोस्तों में होता क्या है कि एसआर और नॉन एसआर को समझते हैं कि ये इस प्रकार से होता है, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। जमानतीय और अजमानतीय अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराध हो सकते हैं, और यही जमानतीय और अजमानतीय अपराध क्या हो जाता है, एसआर और नॉन एसआर किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संज्ञेय अपराध बीएनएसएस में परिभाषित है। संज्ञेय अपराध बीएनएसएस में परिभाषित है, किस में परिभाषित है? ऑप्शन ए है टू क्लोज वन के 6 में परिभाषित है, टू क्लोज वन के य में परिभाषित है, टू क्लोज वन के टॉर्गी न में परिभाषित है, या टू क्लोज वन के घ में परिभाषित है। तो टू क्लोज वन के 6 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, और जैसे ही हम लोग टॉर्गी न में चलेंगे तो असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। टू क्लोज वन के अड़ में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू क्लोज वन के 6 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञेय मामले में पुलिस को अधिकार है। पुलिस को क्या अधिकार है संज्ञेय मामला में? ऑप्शन है बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर अन्वेषण करना, अपराध की परीक्षा या विचारण की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद ही बिना वारंट के अन्वेषण और गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही अन्वेषण करना और बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित अन्वेषण करने की शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित, यानी इस शक्ति के साथ साथ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की भी शक्ति है संज्ञेय मामले के अपराध में। और जैसे ही हम लोग धारा बीएनएसएस के धारा 173 से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें अन्वेषण की इसमें एफआईआर करना, फिर 174 में असंज्ञेय मामलों के बारे में क्या प्रक्रिया है उसके बारे में दिया गया है, 175, 176 जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इसमें 173 के बाद से, यानी अध्याय 13 जब हम लोग बीएनएसएस के अध्याय 13 जब पढ़ेंगे तो उसमें अन्वेषण अनुसंधान के बारे में क्या क्या पुलिस की शक्ति है, क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया है अध्याय 13 में। अगला क्वेश्चन है असंज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है। देखिए क्वेश्चन अभी आ गया, असंज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं कि 2 के 1 के अड़ में असंज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण की अनुमति निम्नलिखित द्वारा दी जाती है। यानी असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण करने की अनुमति कौन दे सकते हैं? तो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, विभाग के किसी विभाग के मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, जिस मजिस्ट्रेट के पास मामले के विचारण की शक्ति है वो दे सकते हैं, राज्य के किसी विभाग के मजिस्ट्रेट द्वारा या सत्र न्यायाधीश के द्वारा। तो जिस मजिस्ट्रेट के पास मामले के विचारण करने की शक्ति होती है वही क्या करेंगे, असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण करने की अनुमति देंगे, यानी जिनके अधिकारिता क्षेत्र में वो चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 क्लोज 1 के ज के तहत परिवाद हो सकती है। देखिए अभी हम लोग परिवाद के बारे में बात किए थे, 2 क्लोज 1 के ज में परिवाद को परिभाषित किया गया है। और परिवाद कैसी हो सकती है? तो लिखित या मौखिक हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है परिवाद का अर्थ है।
परिवाद का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में है किसी पुलिस अधिकारी से मौखिक या लिखित रूप से किया गया अभिकथन, नहीं। पुलिस रिपोर्ट, नहीं। अपराध करने वाले ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट से मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन को ही क्या कहा जाता है? परिवाद कहा जाता है। तो परिवाद के परिभाषा भी पूछा जाता है कि परिवाद के परिभाषा बताइए। कभी कभी ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि परिवाद पर टिप्पणी लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि परिवाद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 2(1) सब क्लोज ज के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपराध करने वाले ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट से मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन को ही क्या कहा जाता है? परिवाद कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिवाद को सबसे आवश्यक घटक क्या है? यानी परिवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होना चाहिए? अवैध कार्य या अभिकथन होना चाहिए, या अधिकार का उल्लंघन का अभिकथन होना चाहिए, शारीरिक क्षति का अभिकथन होना चाहिए, कार्रवाई करने के दृष्टि से किसी अपराध का अभिकथन होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? कार्रवाई करने के दृष्टि से किसी अपराध का अभिकथन करना ही क्या होता है? परिवाद होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवाद के परिभाषा से किसको बाहर रखा गया है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि परिवाद के परिभाषा से किसको बाहर रखा गया है? प्रोटेस्ट पिटीशन को बाहर रखा गया है, संयुक्त परिवाद को बाहर रखा गया है, पुलिस रिपोर्ट को बाहर रखा गया है, या सभी को बाहर रखा गया है? तो प्रोटेस्ट पिटीशन परिवाद है, संयुक्त परिवाद है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को परिवाद से बाहर रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किसमें जांच को परिभाषित किया गया है? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी परिभाषाएं हैं इसमें बीएनएसएस में कुल 26 परिभाषाएं हैं, और 26 परिभाषा को आपको बारीकी से याद कर लेना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन परिभाषा से ही पूछा जाता है मैक्सिमम। तो आप 26 परिभाषा में से आप यह मान के चलिए कि उसमें से कम तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। निम्नलिखित में से किसमें जांच को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है 2(1) के ट में जांच को परिभाषित किया गया है, 2(1) के त में परिभाषित किया गया है, या थ में परिभाषित किया गया है, या 2(1) के ठ में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2(1) के ट में जांच को परिभाषित किया गया है, और 2(1) के ठ में जो है अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। 2(1) के ठ में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। जैसे ही आप त में जाइएगा तो 2(1) के त में अधिसूचना को परिभाषित किया गया है, और 2(1) के थ में अपराध को परिभाषित किया गया है। 2(1) के थ में अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीएनएसएस के तहत जांच किसके द्वारा की जाती है? बीएनएसएस के तहत जांच केवल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी कर सकते हैं, सत्र न्यायालय कर सकता है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, बीएनएसएस के तहत अन्वेषण किसके द्वारा की जाती है? तो केवल पुलिस अधिकारी के द्वारा, पुलिस और न्यायालय दोनों के द्वारा, केवल न्यायालय के द्वारा, या न्यायालयों के विवेक के अधीन। तो अन्वेषण किसके द्वारा किया जा सकता है? पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जा सकता है। तो केवल पुलिस अधिकारी अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण करने का आदेश न्यायालय दे सकती है असंज्ञेय मामला में भी। इसके बाद निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? अन्वेषण एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। दूसरा है, पुलिस अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है। अन्वेषण कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, अन्वेषण एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, सही कथन है। अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य को एकत्र करना, ये भी सही है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है, नहीं, अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है। फिर अन्वेषण कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ठीक है, अन्वेषण कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं है। तो सही कौन कौन से हुए? 1, 2 और 3। तो हम लोग देखेंगे 1, 2 और 3 किस में है? तो ए में है। 1, 2 और 4, सॉरी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 किस में है? बी में है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक कार्रवाई शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास 2(1) के ख, 2(1) के
ख फिर दे दिया है, गलत है, ये भी गलत है। टू क्लोज वन के घ, ये भी गलत है। टू क्लोज वन के अंग, ये भी गलत है। न्यायिक कार्रवाई दोस्तों कहाँ परिभाषित किया गया है? तो न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित किया गया है टू क्लोज वन के ड में परिभाषित किया गया है। अंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या? टू क्लोज वन के ड में न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित किया गया है। तो इसमें सभी आंसर गलत हो गया है। ये टाइपिंग स्लिप है, सॉरी इसके लिए आप सभी कुछ से। और हम इसका जब पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ डालेंगे तो ये निश्चित तौर पर इसमें हम सुधार करके डालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? टू क्लोज वन के ड में न्यायिक कार्रवाई शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समन मामला को परिभाषित किया गया है। समन मामला जिसमें 2 वर्ष से कम के सजा वाले जो अपराध होते हैं वैसे मामले को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे मामलों को समन मामला कहा जाता है। और समन मामला का परिभाषा कहाँ पर है? तो टू क्लोज वन के भ में परिभाषित किया गया है और इसका आंसर ए सही होगा। इसके बाद टू क्लोज वन के म में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार से टू क्लोज वन के ब में उपखंड को परिभाषित किया गया है। टू क्लोज वन के फ में परिभाषित किया गया है आपको लोक अभियोजक को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लोक अभियोजक जब हम लोग धारा बीएनएसएस के धारा 18 को बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, चूँकि बीएनएसएस के धारा 18 पर टिप्पणी भी पूछ दिया जाता है, तो ये पढ़ना होगा आपको। तो ये लोक अभियोजक के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समन ऐसे अपराध से संबंधित मामला है। देखिए क्वेश्चन ये आ गया, समन कैसे अब किस प्रकार का अपराध होगा? तो जिसमें 2 वर्ष से कम का कारावास होगा वह कौन सा किस प्रकार का मामला हो जाएगा? तो वह मामला हो जाएगा समन अपराध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वारंट मामले को परिभाषित किया गया है। तो वारंट मामले को परिभाषित किया गया है टू क्लोज वन के य में। इसमें भी देखिए ऑप्शन जो है गलत लाया गया है। टू क्लोज वन के य में आपको वारंट मामला को परिभाषित किया गया है और उसमें उल्लेख किया गया है कि 2 वर्ष से अधिक मृत्यु हो, आजीवन कारावास हो या कठिन कारावास, 2 वर्ष से अधिक कठिन या सादा कारावास हो, वे सभी किस में आ जाएंगे? वारंट मामले के अधीन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पीड़ित को परिभाषित किया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि पीड़ित को टू क्लोज वन के म में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य को परिभाषित किया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग पहले से चर्चा कर लिए हैं कि श्रव्य दृश्य को टू क्लोज वन के क में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बीएनएसएस की धारा 6 प्रावधान करती है। यानी बीएनएसएस की धारा 6 क्या प्रावधान करती है? प्रादेशिक अधिकारिता की प्रावधान करती है, दंड न्यायालय के वर्ग के प्रावधान करती है, दंड न्यायालय के बारे में प्रावधान करती है, या मजिस्ट्रेट की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। दोस्तों बीएनएसएस के धारा 6 जो है यह दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में प्रावधान करती है कि दंड न्यायालयों के क्या वर्ग होंगे। इसके बाद है, उच्च न्यायालय और किसी अन्य विधि के तहत स्थापित न्यायालयों के अलावा बीएनएसएस के तहत कितने प्रकार की न्यायालय बनाई गई है या बीएनएसएस के अंतर्गत कितने प्रकार के न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो उच्च न्यायालय और किसी अन्य विधि के तहत स्थापित न्यायालयों के अलावा बीएनएसएस के तहत आपको जो है बीएनएसएस के तहत 4 न्यायालय को यानी 4 न्यायालय का होने का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप इसमें 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 न्यायालयों का जिक्र किया गया है, उच्च न्यायालय और किसी अन्य विधि के तहत स्थापित न्यायालय को छोड़ करके। अब देखिए न्यायालय में हाई कोर्ट, इसके बाद सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट, ये एससी हम लिखे हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं समझिएगा, ये सेशन कोर्ट है, ठीक है, सेशन कोर्ट। इसके बाद सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, 1, 2, 3 और 4। यानी हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए और किसी अन्य विधि यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो कौन कौन से बचते हैं? आपको सेशन कोर्ट बचते हैं, सीजीएम कोर्ट बचते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के पास किसी भी प्रकार के दंड देने का शक्ति है, यह किस धारा में उल्लेख किया गया है? यानी उच्च न्यायालय जो है वह किसी भी प्रकार से दंडित कर सकती है, यह धारा 22 में आपको परिभाषित किया गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा।
22 क्लोज 1 में यह उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय जो है किसी भी प्रकार के दंड देने के लिए बाध्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्र न्यायालय की जानकारी किस धारा में दी गई है? तो सत्र न्यायालय की जानकारी जो है यह आपको धारा 8 में दी गई है। दोस्तों, हम सभी न्यायालय के बारे में और उसकी जानकारी बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से हम अपने YouTube पर एक वीडियो बना करके डाले हुए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। हमने उसमें कोड बैठा करके 2, 8, 10, 9 और फिर 22, 23, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके हमने पूरा विस्तृत से बताया हुआ है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको सभी न्यायालय के शक्ति एवं उनके गठन के बारे में आपको जानकारी पता चल जाएगा। तो सत्र न्यायालय की जानकारी किस धारा में दी गई है? तो हम लोगों ने अभी इसका आंसर देखा कि सत्र न्यायालय की जानकारी जो है धारा 8 में दिया गया है, सेशन कोर्ट की जानकारी। धारा 8 के क्लोज 1 में सेशन कोर्ट एवं धारा 8 में सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट की जानकारी दी गई है। ठीक है। धारा 9 में, जब धारा 9 हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जानकारी दी गई है। धारा 10 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें CJM कोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। अब है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित धारा है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सा है? तो धारा 9। अभी हम लोग देखें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो बातें जिसके चर्चा की गई है वह धारा 9 में है, तो 35 के आंसर हो जाएगा धारा 9। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश द्वारा किए जाने का उल्लेख कहाँ पर है? तो प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश द्वारा किए जाने का उल्लेख धारा 8 के क्लोज 2 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता जो होंगे वो कौन करेंगे? तो उच्च न्यायालय द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे एक न्यायाधीश वो होंगे। इसके बाद है, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन के निस्तारण की शक्ति यानी उसको डिस्पोजल करने की शक्ति किसके पास होगी? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। किनके पास होगी? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो होगा उसको डिस्पोजल करने की शक्ति होगी। दूसरे सेशन खंड के सत्र न्यायाधीश नहीं करेंगे, अन्य सेशन खंड के अपर सत्र न्यायाधीश नहीं करेंगे, उसको जब भी करेंगे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक जो आवेदन होंगे उसके निस्तारण, आवेदन के निस्तारण के लिए यहाँ पर बातें कही गई है 37 नंबर में। तो 37 नंबर में सॉरी ये देखिए आपका ऑप्शन गलत है। दूसरे सेशन खंड के सत्र न्यायाधीश मुख्य, इसके बाद है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्य सेशन खंड के अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश। तो आपको करना क्या है इसमें इसमें होगा मुख्य इसको बी कर लीजिएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित कौन सा धारा है? तो आपके पास ऑप्शन है धारा 10, धारा 9, धारा 14 या धारा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित कौन सा धारा है? धारा 8 है, धारा 9 है, धारा 11 है या धारा 12 है। तो धारा 11 जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकते हैं? इसके बारे में उच्च न्यायालय कर सकता है। फिर धारा, ये गलत है, धारा 47 धारा है तो इसमें होगा ही नहीं। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है। तो ये बात याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय ही करती है, लेकिन इसमें करेंगे क्या कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अनुमति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक समय में कितने अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक समय में
1 वर्ष से अनधिक यानी 1 वर्ष से कम के अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखिए ऑप्शन मेरा गलत हो गया है, तो इसको भी हम सुधार करके ये PDF जब हम प्रोवाइड करेंगे आपको तो उसमें देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा धारा है। यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति होती है, और इन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक जो होते हैं जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इनकी नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सा है, धारा 14। धारा 14 में यह उल्लेख किया गया है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में, जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। और इन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक जो होते हैं वह क्या होते हैं, जिला कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। इसके बाद है, जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करते हैं। तो जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगा। तो 43 का अभी हम लोग जिक्र किया कि राज्य सरकार जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है, और उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। इसके बाद है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करते हैं। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सा हो जाएगा, धारा 15 में है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में। और इसमें SP या उससे उनके समकक्ष लेवल के लोगों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है। देखिए इससे पहले भी हम लोग का क्वेश्चन आया था कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनुरोध पर उच्च न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है। और ये आंसर आपको 45 का आंसर D सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो हम लोग इससे पहले चर्चा किए हैं कि पुलिस अधीक्षक या उनके समकक्ष के जो अधिकारी होंगे उनको विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होंगे। सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है। तो लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित धारा 18 है, जिसमें लोक अभियोजक की नियुक्ति की बात कही गई है। और उसमें प्रावधान दिया गया है कि क्या क्या प्रावधान होना चाहिए लोक अभियोजक के नियुक्ति के लिए। ठीक है, उसमें है कि जिला मजिस्ट्रेट एक पैनल तैयार करते हैं, उस पैनल में जो जिस व्यक्ति का नाम अंकित होता है उनको ही लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये सभी बातें धारा 18 में उल्लेख किया गया है। इसके बाद है, उच्च न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें आता है क्या कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर जो उच्च न्यायालय होंगे उनमें लोक अभियोजक की नियुक्ति जब भी करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी उच्च न्यायालय के परामर्श से। अगला है, लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक अभियोजक किनके प्रतिनिधित्व करते हैं, पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पीड़ित का प्रतिनिधित्व करते हैं, या राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोक अभियोजक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को नए देख रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अन्य दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा। इसमें अगर किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें और अधिक सुधारने की ज़रूरत होगी तो हम सुधारेंगे। और अगला क्वेश्चन है, जिले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। जिला में भी लोक अभियोजक होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं जिला के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार करती है जिला के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति। इसमें भी पूरा पैनल तैयार किया जाता है लोक अभियोजक के लिए। उस पैनल में नाम होता है व्यक्ति का, तभी लोक अभियोजक बनते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायालय के आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पैनल तैयार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका नाम तैयार की गई सूची में नहीं है। देखिए क्वेश्चन आ गया कि किस सूची में होना चाहिए, यानी जिला मजिस्ट्रेट के सूची, एक जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सूची तैयार किया जाता है, और उस सूची में जब किसी व्यक्ति का नाम होता है तभी वह लोक अभियोजक बनने के पात्र होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है।
इसके साथ ही साथ इसमें 7 वर्ष का उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए, बहुत सारा उसमें कंडीशन दिया गया है। तो आप जैसे ही धारा 18 पढ़िएगा, धारा 18 में लगभग 8 उपखंड दिए गए हैं महत्वपूर्ण, जिसमें ये चर्चा किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट जो होंगे न्यायालय के आदेश के बाद एक पैनल तैयार करेंगे और उस पैनल में जो व्यक्ति 7 वर्ष का प्रैक्टिस जिसके पास होगा उसको लोक अभियोजक के लिए पैनल में नामांकित करेंगे और उस पैनल के अनुसार ही राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है। लोक अभियोजक के लिए पात्र होंगे, तो लोक अभियोजक के लिए कौन पात्र होंगे? अभी हम लोग देखा कि जिनके पास 7 वर्ष का प्रैक्टिस है वो लोक अभियोजक के पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन कर सकता है? विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति जो है वह कौन कर सकता है? तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार कर सकती है और इनके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होता है, तो तभी जाकर के ये क्या होते हैं? विशेष लोक अभियोजक बनते हैं। 55 में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक अनुभव कितने साल की होनी चाहिए? तो इनके पास अनुभव, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इनके पास अनुभव 10 वर्ष का होगा, तभी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए ये पात्र होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यानी सहायक लोक अभियोजक के रूप में किसी पुलिस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है। वह अधिकारी कौन होंगे? पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो, हाँ ठीक है, पुलिस निरीक्षक से ही किया जा सकता है। वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो जरूरी नहीं है। उन्होंने अन्वेषण में भाग नहीं लिया हो, हाँ अन्वेषण में भाग नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन डी है, वह पुलिस निरीक्षक के पद का न हो और न ही अन्वेषण का हिस्सा रहा हो, यानी कि ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया कि कोई भी सहायक लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी को कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं तब जब वह पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और न ही अन्वेषण का हिस्से रहा हो, यानी अन्वेषण नहीं किए हो, तो वैसे लोगों को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं। 57 का आंसर हो जाएगा सी, जिला मजिस्ट्रेट, जो क्या होंगे? पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होंगे और साथ ही साथ वह अन्वेषण का हिस्सा नहीं रहे होंगे। उन्हीं लोगों को सहायक लोक अभियोजक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशालय का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो अभियोजन निदेशालय का प्रावधान धारा 20 में है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, धारा 20। इसके बाद है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? केवल राज्य के द्वारा, केवल जिला के द्वारा, राज्य और जिला दोनों के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य और जिला दोनों के द्वारा ही अभियोजन निदेशालय का स्थापना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशक निम्नलिखित के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे, यानी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे अभियोजन निदेशक? तो इसका आंसर होगा राज्य में गृह विभाग के जो प्रमुख होंगे उसके प्रशासनिक नियंत्रण में ही अभियोजन निदेशक कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अभियोजन के रूप के उप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहा हो, यानी एक वकील के रूप में 15 वर्ष से अधिक तक के जो अभ्यास कर रहे हैं वे व्यक्ति क्या होंगे? अभियोजन के उप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास का आदेश पारित किया जा सकता है। अब इसमें से देखिए कि कौन कर सकते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, सत्र न्यायाधीश कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो होते हैं यह आजीवन कारावास का आदेश पारित करने का पात्र होते हैं और ये सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो होते हैं यह सिर्फ आजीवन कारावास ही नहीं मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी ये मृत्यु दंड देंगे सत्र न्यायाधीश, इनको हाई कोर्ट से क्या करना होगा? संपुष्ट कराना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है, यानी जो सीजीएम साहब होंगे वह कितने वर्ष का? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि ये सीजीएम साहब के दंडादेश देने की शक्ति क्या है? कारावास जो 7 वर्ष से अनधिक का है, अनधिक मतलब कम, अधिक नहीं, उससे कम, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। 7 वर्ष तक के ही ये अधिक से अधिक ये 7 वर्ष तक का ही दंडादेश दे सकते हैं सीजीएम साहब। इसके बाद है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिकतम अवधि के लिए कारावास का
दंड दे सकते हैं। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो होंगे ये अधिक से अधिक कितने वर्षों का दंड दे सकते हैं? तो ये अधिक से अधिक 3 वर्ष का दंड दे सकते हैं और इसके साथ इनके पास 50,000 रुपया तक का जुर्माना का भी इनके पास शक्ति दिया गया कि 50,000 रुपया तक के जुर्माना भी दे सकते हैं। मतलब 50,000 रुपया से अधिक के जुर्माना से ये दंडित नहीं करेंगे, 3 वर्ष से अधिक के सज़ा से ये दंडित नहीं करेंगे कारावास से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय रुपये से अधिक जुर्माने का दंड दे सकते हैं। तो द्वितीय वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होंगे यह जो होंगे ये 10,000 से अधिक रुपये से के जुर्माने से दंडित नहीं कर सकते हैं। और हमने इससे अपने इस चैनल पर दंड देने की शक्ति हुआ या किसी कोर्ट के गठन के बारे में तो बहुत ही शॉर्ट तरीका से हमने वीडियो बना कर रखा हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और बीएनएसएस के उस वीडियो को देखिए और हमें विश्वास है कि आप एक से दो बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ही वो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशक की शक्तियाँ क्या होगी? तो ऑप्शन है आपके पास, उन मामलों की निगरानी करना जिनमें अपराध के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक के दंड या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो सकती है। ठीक है, यही उनका अभियोजन निदेशालय का ये शक्ति है। कार्रवाई में तीव्रता लाने के लिए ये भी सही है। अपील दायर करने पर राय भी दे सकते हैं और उपयुक्त सभी। तो इसका सभी हो जाएगा, यानी 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां का बीएनएसएस के किस धारा में प्रावधान किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बीएनएसएस के धारा में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां हैं, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी किसी थाने पर पहुंच जाते हैं, मान के चलिए, तो ये थाना प्रभारी का जो भी शक्ति है वह उस वरिष्ठ अधिकारी में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे एफआईआर करने की शक्ति है, तो अगर इनसे कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं अगर थाने में तो उनको स्वतः इनकी सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। यह बीएनएसएस के धारा 30 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीएनएसएस का किस धारा में यह उल्लेख है कि जनता कुछ अपराधों की जानकारी पुलिस अधिकारी को देगी? तो जनता कुछ अपराधों की जानकारी जो है पुलिस अधिकारी को देगी। इसका उल्लेख बीएनएसएस के धारा 33 में दिया गया है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। धारा इसको हम सुधार के प्रोवाइड करेंगे। इसमें 33 में, धारा 33 में उल्लेख किया गया है कि जनता जो है कुछ अपराध की जानकारी जो होगा वह पुलिस अधिकारी को देगी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि धारा 30 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति है। धारा 31 में है क्या कि जनता पुलिस मजिस्ट्रेट को कब सहायता करेगी, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद धारा 32 जो है, धारा 32 में ये दिया गया है कि यदि कोई वारंट के या समन का तामीला करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति जाते हैं तो उसमें सहायता करना किसी भी व्यक्ति को है। इसके बाद धारा 33 में है कि जनता कुछ अपराधों की जानकारी पुलिस को देगी। और धारा 34 में है कि जो ग्राम पुलिस हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो नियुक्त पदाधिकारी हैं वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो अपराध घटित हो रहे हैं उसकी सूचना पुलिस को देने के लिए बाध्य होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बीएनएसएस के 68 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, यह वीडियो जो भी हमारे पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं भाई बहन हैं उनके लिए भी उपयोगी है, या जो भाई बहन हमारे बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। ऐसे तो पुलिस में जो भी लोग कार्यरत हैं उनको बीएनएसएस के कुछ जो अध्याय हैं वो उसकी जानकारी महत्वपूर्ण है, रहनी चाहिए। धारा कम से कम अध्याय 1 से 4, फिर अध्याय 5 में पूरा आपको ये गिरफ्तारी से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 6 समन वारंट इस सब के बारे में उल्लेख किया गया है तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अध्याय 13, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में से है। और आज के इस वस्तुनिष्ठ में हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक के जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे ख्याल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है और आपके साथ शेयर किया है और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।